सबसे पहले तो एक प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत साहन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन से प्लस याद करेंगे। ठीक है। और इस प्रकार आपने रिवीजन कर लिया ना, तो उसके बाद आपके यहाँ से जो मैं चीज़ पढ़ाऊँगा वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी रेयर चांसेस बचते हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, और आज क्या ये जो सीरीज रहेगी हमारी, इसके अंदर जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ठीक है, जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, यानी पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। ये चीज़ याद रखनी है। पूरी बायोलॉजी के रैंडम क्वेश्चन रहेंगे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रहेगा, जिसमें जूलॉजी भी होगी, बॉटनी भी होगी। यानी जो सेक्शन है, 2 मेजर सेक्शन है इसके, जूलॉजी बॉटनी, यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। उसके बाद एनवायरनमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन भी है, जेनेटिक्स के हैं, साइटोलॉजी हैं। ये अलग अलग प्रकार जो किसके बायोलॉजी की कुछ शाखाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। पूरे तंत्र से क्वेश्चन रहेंगे, चाहे पाचन तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो, न्यूट्रिशन पोषण से सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जो बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है। आपको हमेशा एक नीचे देख लेना, इधर लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो ना, तो आपका दिमाग सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में बायोलॉजी इस तरीके से घूम जाएगी। यानी किसी न किसी थ्योरी तो आपने पढ़ ली होगी, मैंने बहुत से लेक्चर दे दिए हैं, 1-1, 1.5 घंटे, 3-3 घंटे के लेक्चर भी है, जिसपे ऐसे नहीं लिखा हुआ महामैराथन। नॉर्मल क्लास रहती है इतनी अपनी। ठीक है। मैराथन का कोई चक्कर नहीं। यानी 30 मिनट की तो बहुत ही कम क्लास होगी। अगर टॉपिक ही 30 मिनट में ख़त्म होने वाला है तो बात अलग है, नहीं तो बहुत लंबी लंबी क्लासें मैंने दी है और बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है। उनमें से ही मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो बाहर से है तो वो यहाँ पर रिवीजन हो भी जाएगा, आपका ध्यान रहे। यानी मैं जितने भी यहाँ पर 2000 क्वेश्चन करवाऊंगा वो पढ़ लिए ना, तो उसके बाद भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यानी 2 गुणा 4 कर लो आप, 4 से प्लस ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। पूरी बायोलॉजी रिपीट करवा दूंगा, इतना दिमाग में घूमेगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक है। स्पीड से करेंगे, अच्छे से करेंगे। आपको आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहीं से भी बायोलॉजी पढ़ी है, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो। जो अच्छे से समझा सकता है टीचर वहाँ से पढ़ो। मैं नहीं कहता कभी मेरे से पढ़ो, क्वेश्चन आप कहीं से कर लो, जो भी क्वेश्चन अच्छे से करवा सकता है वहाँ से कर लो। व्यू के लिए मैं मिसगाइड नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आप पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा। ठीक है। मैंने मेहनत करके क्वेश्चन निकाले हैं, और क्वेश्चन निकाल के उसके बाद पता नहीं कितनी प्रोसेस होती है, क्वेश्चन सेट करना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना। तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ तो मेहनत रही है, और अच्छी चीज़ के लिए ही मेहनत की जाती है, बुरी चीज़ के लिए मेहनत करना अपने पक्ष में नहीं। तो आप स्टूडेंट हो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए वीडियो इतनी बेनिफिशियल रहने वाली है तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। एक एक क्वेश्चन का अच्छे से समझा के आंसर दूंगा। ठीक है। तो पढ़ते रहना। ठीक है। इतना ज़बरदस्त तरीके से करवाया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक। तो आप फिर एक बार साइंस गुरु बलवंत पे पधारे हो, तो आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई मैटर नहीं करता, आप पढ़ें बस। ठीक है ना। पढ़ना मैटर करता है। और यहाँ पर जो चीज़ आती है ना, जो भी आपको बताया जाता है सॉलिड होता है, बहकावे में कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती, भी फालतू के ड्रामे नहीं किए जाते। ठीक है। पढ़ना है। अगर आपको स्टूडेंट हो तो आपको ड्रामे की ज़रूरत नहीं है, ड्रामे बहुत है, ड्रामे के चैनल बहुत है। एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देख लो, शो देख लो कोई। ठीक है। पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, उसके बाद मैंने कई जॉब सिलेक्शन हुआ है मेरा, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, तो ये मुझे पता है। ठीक है। स्टूडेंट मिसगाइड कहाँ पे होता है, क्लियर है। यानी सास भी कभी बहू थी, याद रखो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे। यानी फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। एक बात बता दूं आपको, फाइब्रोनोजन होता क्या है। फाइब्रोनोजन एक क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं, उसमें से
फाइब्रोनोजन एक है, विटामिन के एक है, कैल्शियम एक है। इनमें से कुछ मतलब है, जैसे थ्रोम्बोकाइनेसिस है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, ये फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग में किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के भी हेल्प करता है। तो फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन, ये मतलब क्वेश्चन किसका है, ब्लड क्लोटिंग वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, यानी रक्त का थक्का जमने वाले से। तो फाइब्रोनोजन क्या है, देखो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा में। एक क्वेश्चन हो गया प्लाज्मा में, ठीक है। फाइब्रोनोजन किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा में। और ये फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो फाइब्रो देखो थ्रोम्बोकाइनेसिस और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों है ना फैक्टर, ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या है, ये जो डैमेज टिश्यू होते हैं, जैसे चोट लगी वहाँ पर क्या है, कुछ टिश्यू खराब हो जाएंगे, आपके चोट हो जाए, डैमेज हो जाएंगे, तो वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से ये स्त्रावित होंगे और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करके, और थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और फाइब्रिन लास्ट में क्या है, विटामिन के साथ मिलके, ठीक है, विटामिन के और आरबीसी भी इसमें होती है कुछ, और प्लेटलेट्स भी फंस जाती है इसमें कुछ, ऐसे करके ये क्या है, फाइब्रिन रक्त का थक्का जमा देता है, ठीक है। यानी लास्ट में फाइब्रिन बन जाता है विटामिन के वगैरह से, सभी से फाइब्रिन फाइबर, ठीक है ना। तो फाइबर से एक संरचना बन जाती है जिसे फाइब्रिन कहा जाता है, रक्त का थक्का फाइनली जम जाता है। क्लियर हुई, तो इसका आंसर क्या रहेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुई बात। ये पूछ ले क्या है रक्त का थक्का जमाने वाला फैक्टर, ये भी क्या है, ये भी रक्त का थक्का जमाने, ये भी क्या है रक्त का थक्का जमाने वाला, फाइब्रिन भी क्या है रक्त का थक्का लास्ट वाला, और फाइब्रोनोजन भी क्या है रक्त का थक्का। कुछ लीवर से स्त्रावित होता है, कुछ प्लेटलेट्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फाइब्रोनोजन है और प्लाज्मा में पाया जाता है, याद रखना। और इसको निकालने के बाद अगर इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्रोटीन है जिसे निकालने के बाद रक्त को सीरम कहा जाता है, रक्त को सीरम कहा जाता है, तो फाइब्रोनोजन को, ठीक है। रक्त को भंडारण करने से पहले कौन से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाता है, फाइब्रोनोजन को, ठीक है। फाइब्रोनोजिन है क्या, फाइब्रोनोजन है क्या, तो आप याद कर लो, रक्त का थक्का जमाने वाला एक कारक है। क्लियर हुई बात। तो ये क्वेश्चन था हमारा। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। एक मेंडल थे, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, जो हमारा जेनेटिक्स है, अनुवांशिकता है, उस पर बहुत से मतलब मटर का दाना जो लिया था उन पर क्या किए थे, बहुत से शोध किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने 3 नियम दिए थे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोरमेंट, ठीक है। यानी इन तीनों ने, प्रभाविता का नियम, ठीक है, उसके बाद दूसरे को क्या बोलते हैं, विभिन्नता का नियम, ऐसा नाम है सेग्रीगेशन को, और स्वतंत्रता अप्रिव्यू का नियम, 3 नियम थे। उसमें से दूसरा नियम था वो किससे रिलेटेड था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो था गैमेट की शुद्धता, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ गैमेट के बारे में, किस प्रकार से। तो वो किसने दिए थे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मेंडल ने दिए थे, ठीक है ना। अनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे, तीनों नियम में से दूसरा नियम किसके ऊपर था, टोटली गैमेट की शुद्धता पे था। गैमेट का मतलब होता है युग्मक, गैमेट यानी नर युग्मक मादा युग्मक, जैसे नर के अंदर स्पर्म है और मादा के अंदर ओवम है, तो वो क्या है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, और ओवम फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो ये किसने दिए थे गैमेट की शुद्धता का नियम, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेंडल ने। अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है, मेंडल को। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। किस पे ज़्यादा खोज की थी, मटर पे खोज की थी, किस पे दी, मटर पे, ठीक है। मटर को क्यों लिया गया था, क्योंकि उसकी जो है लाइफ स्पेन कम होती है और वो बाइसेक्सुअल होती है, ठीक है ना, जल्दी से पक जाती है, तो बार बार इस पर खोज की गई, ठीक है। अलग अलग प्रकार के एलील थे, ठीक है, ट्रेट थे, उन्होंने खोज किया किस प्रकार से, बोना पौधा, लंबा पौधा, तो वो किसने किया था, मेंडल ने किया था, याद रखना। क्लियर हुई बात। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मेंडल, ठीक है, मेंडल दे दो मेंडल को। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त से खोने से है, यानी क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है इसमें, ठीक है ना, और ये सोचने की जो उसे मतलब क्षमता है ना, उसे भी खो देता है, ऐसा कौन सा रोग है,
तो आप बताओ अल्प रक्तता, इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? रक्त की कमी से होता है, यानी रक्त की कमी से एनीमिया होता है। हेमोग्लोबिन की कमी एनीमिया, आरबीसी की कमी एनीमिया, लोहे की कमी एनीमिया, ग्लोबिन प्रोटीन की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? यानी टोटली जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है वो ब्लड की कमी होगी, यानी रक्त की कमी। अल्प का मतलब कमी, रक्त की यानी अल्प रक्तता, तो एनीमिया याद रखना, रक्त की कमी। तो इससे से याददाश्त वाला कोई चक्कर नहीं है। चक्कर आ सकते हैं अगर रक्त की कमी हो तो, चक्कर इसका चक्कर सोच और याददाश्त से नहीं, मेमोरी से नहीं है। एल्जाइमर, ठीक है, एल्जाइमर। सार्स रोग क्या है? ये तो क्या है? फैलने वाला रोग है, इन्फेक्शियस रोग है, यानी सार्स। तो ये किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है। और रेनल फेलियर यानी किडनी का फेल होना, वृक्कपात, वृक्क किडनी को बोलते हैं, रीनल भी किडनी को बोलते हैं। ठीक है, और किडनी को किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी फेलियर भी, इससे भी तो कोई चक्कर नहीं है ना, याददाश्त तो नहीं खो सकती। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एल्जाइमर। एल्जाइमर ये किससे रिलेटेड रोग है? ये आपके दिमाग से रिलेटेड रोग है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कुछ अलग प्रकार की कुछ डेफिशिएंसी हो जाए आपके शरीर में, तो दिमाग क्या कर देता है? अपनी सोचने समझने की और याददाश्त की क्षमता खो देता है, तो उसे अल्जाइमर रोग कहते हैं। आपने अच्छे से सुना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अल्जाइमर है। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन का आंसर ऐसे अपने आप देखो, नेफ्रॉन किसकी कोशिका है? नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो नेफ्रॉन आपके पाए जाते हैं, इकाई है, किसकी इकाई है? किडनी की, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी किसे कहा जाता है, या स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, यानी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई वृक्क की क्या है, या गुर्दे बोलते हैं उनकी क्या है? तो आपका आंसर क्या रहता है? नेफ्रॉन है। ठीक है ना, नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्राइटिस रोग पूछ लिया आपसे, किससे संबंधित है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? किडनी से। नेफ्राइटिस भी किससे संबंधित है? किडनी से। और नेफ्रॉन करता क्या है? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन यानी रक्त को छानने का काम करता है। तो किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन है, और वो रक्त को छानने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? फिर आपको पता ही चल गया नेफ्रोलॉजी, तो फिर किससे संबंधित होगा? नेफ्रो नाम ही किससे संबंधित है? गुर्दे से। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप क्या होगे जी? गुर्दे से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है। जिगर का मतलब होता है यकृत। यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। लिवर, स्टडी ऑफ लिवर को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। हेपेटोसाइट किसकी कोशिका है? तो वो यकृत की कोशिका है। और हेप्टिक वेन, हेप्टिक नर्व, ठीक है, हेप्टिक आर्टरी जो है वो किससे संबंधित है? तो यकृत से संबंधित होती है। तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम की इकाई होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन और न्यूरॉन से बना न्यूरोलॉजी। ठीक है ना, तो न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? तंत्रिका तंत्र से। नवजात का मतलब होता है बेबी, यानी एम्ब्रियोलॉजी किससे संबंधित है? तो भ्रूण विज्ञान उससे संबंधित होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, गुर्दे को नेफ्रोलॉजी, जिगर की अध्ययन को हेप्टोलॉजी, तंत्रिका तंत्र को न्यूरोलॉजी, नवजात को एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर हुई बात क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? गुर्दे था। 4 नंबर का क्वेश्चन के बाद 5 नंबर आता है, बीमारियों और उसकी जांच के सही रूप से दोनों स्तंभों से मिलान करें। ठीक है ना, यानी कौन सी बीमारी का कौन सा टेस्ट किया जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, देखो, भर्ती पुलिस से, बिहार पुलिस, कहीं से भी, कहाँ से भी, सभी जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ही उठा लिए जाते हैं। यानी जो क्वेश्चन कहीं से भी आए हुए ना वो उठा के आपके कॉपी कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता आप क्या रटते हो। SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटते हो, या आप अपने स्टेट से, जैसे HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले क्या रटेंगे, अपनी HSSC के प्रीवियस क्वेश्चन वो पूछ लिए, वो पूछने के कम चांस हैं। यानी आप दूसरे स्टेट के भी, जैसे बिहार PCS है, UP PCS है, ठीक है ना, उत्तराखंड PCS है, तो इनके PCS के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, CDS के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों के, तो दूसरे स्टेट वाले दूसरे स्टेट के क्वेश्चन भी पढ़ें, SSC पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि SSC बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछती है साइंस में। तो क्लियर है बात क्या? तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर जितने आए हैं वो पढ़े। तो विडाल टेस्ट आपको पता है, सबों को पता है।
ठीक है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट अंतर्ज्वर बोलते हैं टाइफाइड को, यानी ये इसका क्वेश्चन का आंसर पहले का विडाल टेस्ट किसके लिए है? अंतर्ज्वर। टोर्निकेट टेस्ट बताए हुए हैं सारे के सारे, डेंगू के लिए किया जाता है। ठीक है, टोर्निकेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डेंगू किससे होता है? ठीक है, मादा एंजेप्टी मच्छर के काटने से होता है और उसकी लार के अंदर एक क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है। ठीक है ना, डेंगू वायरस बोल देते हैं उसको सीधा। और उसके बाद डिक टेस्ट किसके लिए होता है? तो डिक टेस्ट आपका होता है, एक होता है लोहित, ठीक है ना, स्कारलेट बोलते हैं इसे, रोहित या स्कारलेट के लिए होता है। ठीक है, हिंदी में इसे स्कारलेट को क्या बोलेंगे? लोहित बोलेंगे, लोहित ये रोग होता है। तो डिक टेस्ट किसके लिए होता है? इसके लिए। अलीसा टेस्ट सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, वो आजकल तो बहुत मॉडर्न टेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलीसा टेस्ट किया जाता था किसके लिए? एड्स के लिए। आहार ए फैक्टर किससे रिलेटेड है? तो ये गंठिया बाय के लिए टेस्ट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गंठिया बाय के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी वगैरह मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो क्लियर हुई बात। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन का आंसर मत देखो, यहाँ पे कैसे भी आ सकता है, रटना थोड़ी ना आपको। ठीक है, आप दोबारा देखो, विडाल टेस्ट किसके लिए है? यानी ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, डिक टेस्ट किसके लिए है? तो आपको मैंने बताया स्कारलेट, यानी ये पहला ऑप्शन ही हो गया। आपको 2 भी पता है ना सही से ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो आप आराम से ठीक कर। टोर्निकेट टेस्ट डेंगू के लिए हो गया, आर के फैक्टर गंठिया के लिए हो गया, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा बन गया? देखो, पहला बन गया। अब अगला क्वेश्चन है, सूची में सूची 1 को, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित किए तथा नीचे से कूट से सही उत्तर दीजिए। एड्रेनलिन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? इंसुलिन क्या है? फेरोमोन्स क्या है? ठीक है, यहाँ पे एक नया नाम देखने को मिला हुआ है, रेगुलर स्टूडेंट हो आप तो, फेरोमोन्स हार्मोन क्या होता है? किसी भी मतलब विपरीत लिंगी द्वारा स्त्रावित किया जाता है, जैसे मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, दोनों के द्वारा एक अलग से सुगंध, जिससे मतलब आप कह सकते हो जैसे क्या होती है, एक अजीब सी स्मेल यानी गंध, जो एक फीमेल को मेल की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मेल के द्वारा स्त्रावित होता है तो फीमेल मेल की तरफ, और फीमेल की तरह स्त्रावित होता है तो मेल के द्वारा मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी ऐसी सुगंध जो दूसरे विपरीत लिंगी यानी अपोजिट सेक्स वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, ऐसी गंध छोड़ी जाती है। तो वो कौन सी हार्मोन है? फेरोमोन्स। ठीक है ना, वो क्या है? फेरोमोन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 आकर्षित करना, गंध ग्रहण करने की शक्ति के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद एड्रेनल आपको पता है कब स्त्रावित होता है? जब गुस्सा या डर हो, यानी आपातकालीन स्थिति के अंदर कौन सा स्त्रावित होता है? एड्रेनलिन। और एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। आपातकालीन मरो लड़ो या उडो हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है इसे। ठीक है ना, थ्रियस हार्मोन कहा जाता है। सेक्स, स्ट्रेस और शुगर को के लिए थ्रियस है। थ्रियस का मतलब क्या है? शुगर, स्ट्रेस और सेक्स, तीनों थ्रियस हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। जब आप डर जाते हो तो एड्रिनल से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी पुतलियां डायलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें एड्रिनल। एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। ठीक है ना, ये महिलाओं से स्त्रावित होता है, लिखा हुआ है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करता है, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय से स्त्रावित होता है। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ी है ना कहीं से, तो आपके लिए ये इतनी बढ़िया क्लास रहने वाली है कि आपके सारे क्वेश्चन रिलीज हो जाएंगे दिमाग से, तो दोबारा सेट भी हो जाएंगे। लेकिन आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और आप सीधा क्वेश्चन रखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए खतरनाक क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इंसुलिन क्या है। क्लियर है बात क्या? एड्रेनल यानी ये आ जाएगा, एस्ट्रोजन ये आ जाएगा। इंसुलिन किससे संबंधित है? ग्लूकोज से। और ये किससे है? इससे। यानी एक तीन
1 3 4 2, 1 3 4 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने फिर बता देता हूँ, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। जब आप आपातकालीन स्थिति में होते हो, आपको सिंपैथी की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं संवेदना, या तो गुस्सा कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, डर गए हो, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ देख ली जैसे आप भौचक्का रह गए हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन महिला में स्रावित होने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन वैसे क्या है, पुरुषों में स्रावित होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है वो, ठीक है, किसके द्वारा होता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। बहुत ही कम मात्रा में होता है, रेयर ही होता है। उसका प्रभाव क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की अधिकता से उसका प्रभाव नेगलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से महिलाओं का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो पुरुषों से संबंधित है। सारे जितने भी हैं, ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी जितने भी ग्रोथ होंगे वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होंगे, जितने भी पुरुष दिखने के कारण होंगे वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होंगे। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ओवेरी, अंडाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन पेंक्रियास से, ठीक है ना। और ये इंसुलिन करता क्या है, आपकी ग्लूकोज की मात्रा, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है आपको। क्लियर हुई बात, प्रश्न का पता चल गया। सुक्साचिकोप, ठीक है, सुक्साचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। देखो, ये शब्द आपने पहली बार देखा होगा और मैंने भी पहली बार ही देखा था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन देखा तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, और जीरोप्थैल्मिया आपको पता भी है, GPHTHLMIA, जीरोप्थैल्मिया। और ये मैंने आपको अच्छी तरीके से करवाया जिस दिन हमने क्या किए थे, विटामिन के थे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन के की कमी से हो जाता है आपको रिकेटस, नहीं, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ना वो प्रभावित होते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से पता नहीं, विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाता है आपको, और विटामिन डी की कमी से कौन सा, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेटस, हड्डियों से संबंधित रोग है। क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो गई ना तो आपके शरीर में जो आपने कैल्शियम लिया वो अवशोषित नहीं हो पाएगा, और वो अवशोषित होकर हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा, तो हड्डियों में क्या होगी, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेटस रोग हो जाएगा, रिकेटस। ठीक है, रिकेटस। या विटामिन डी बनता है धूप से बनता है, या लीवर भी अच्छा स्रोत है इसका, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी लीवर के अंदर भी क्या है, स्रोत संग्रहित होता है। तो त्वचा के द्वारा विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल नाम का एक पदार्थ होता है, वो विटामिन डी में बदल जाता है यूवी रेज यानी अल्ट्रावायोलेट किरणों से। तो इसकी कमी से क्या सा हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, शकरवी, और शकरवी किससे संबंधित है, दांतों से, ठीक है ना। विटामिन सी का कमी से शकरवी रोग हो जाता है, वो क्या है, दांतों मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलता है। ठीक है, ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्लियर है, ए सबसे ज़्यादा गाजर में। और विटामिन के क्या स्रोत हैं, ये हमारे मुख्य रूप से आंत में बनता है, ठीक है ना। आंत में क्या है, बैक्टीरिया द्वारा ही इसका सिंथेसिस किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर हुई बात क्या। तो जीरोप्थैल्मिया किससे संबंधित है, जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका नेत्र गोलक जो होता है ना, नेत्र गोलक वो क्या होता है, यानी आई बॉल जो होता है ना वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, उसके अंदर सूखापन सा आ जाता है और आंसू नहीं बन पाते। ठीक है, आंसू भी नहीं बन पाते, तो ये रोग है, यानी नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क हो जाती है, आंखें शुष्क हो जाती है, शुष्क मतलब आंसू नहीं बन पाएंगे। यानी विटामिन ए से क्या हो जाता है, दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो रेटिनॉल होता है और एक जीरोप्थैल्मिया होता है। तो जीरोप्थैल्मिया, रेटिनॉल में क्या होगा,
रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। यानी एक तो रोतुंदी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को दिखाई नहीं देता। और दूसरा क्या हो जाता है, शुष्क छिपो। शुष्क का मतलब आंखें सूखी हो जाती है, सीधी बात ये, ठीक है। सूखी का मतलब आंसू नहीं बन पाते, उसकी वजह जो नेत्र गोलक है ना वो क्या हो जाता है आपका डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से सूखापन आ जाता है। तो विटामिन ए ऑप्शन है इसका। क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इतने करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि हद है। आपको हो गए जी वाह, मज़े आ गए। पढ़ने वाले के लिए हैं, बिना पढ़ने वाले के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है, और वो दही फिर खट्टा भी हो जाता है। क्लियर है बात? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, ठीक है ना। कुपोषण का परिणाम यानी प्रोटीन एनर्जी अगर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है। अब कुपोषण किस में होता है, बच्चों में। किस में कुपोषण के शिकार बच्चों में? अफ्रीका वगैरह में आपने देखा होगा, पेट निकल जाता है, टांगें पतली हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा, यानी बाल अच्छे, देखो हिंदी में दे रखा है, हमने आज तक मरामस पढ़ा था। तो इंग्लिश वाले ध्यान दे लेना, इंग्लिश का एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ पढ़ाने में असक्षम हूँ, क्योंकि एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, और क्वेश्चन मिलते भी नहीं है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोज कर कहाँ से लेके आए भाई, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। इतनी मेहनत भी बहुत है। तो मरामस रोग क्या होता है, ठीक है। मरामस रोग किसकी कमी से होता है, आपको बताया था। मरामस रोग होता है विटामिन की कमी से बच्चों में। 1 साल के कम उम्र के बच्चों में मरामस हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। यानी प्रोटीन की वजह से क्या होगा, प्रोटीन नहीं होगा तो आपको पता है सेल अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। अगर सेल नहीं बनेंगे तो टिश्यू नहीं तो टिश्यू सिस्टम नहीं बनेगा, टिश्यू सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बना ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, यानी अंग तंत्र नहीं बनेगा। इस प्रकार से कुछ कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो जाएगी, कुछ अंग बड़े हो जाएंगे, कुछ छोटे रह जाएंगे। जैसे टांग पतली हो जाती है, पैर जो होते हैं पेट बाहर निकल जाता है, तो इस प्रकार की बीमारी को मरामस। रिकेटस किसी कमी से होता है, बाल वक्र। रिकेटस बच्चों में होने वाला रोग है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। बाल वक्र बोल देते हैं क्या इसको, बेरी बेरी बलहारी, बेरी बेरी पूछा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से होता है ना, B1 की कमी से, जैसे थायमिन कहा जाता है, बेरी बेरी। वलक चरम चिरोसिस कहा जाता है, ठीक है ना, चिरोसिस। चिरोसिस किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से, ठीक है ना, याद रखना। चिलोसिस वक्र चरम, इसके अंदर चमड़ी फट जाती है आपकी, फटी हुई नजर, होठ फटे हुए नजर आते हैं, उनमें क्रैक हो जाते हैं, चमड़ियों में क्रैक हो जाते हैं इस प्रकार से, तो वो क्या है, वक्र चरम बोलते हैं उसको, चिलोसिस बोलते हैं। तो पिछले का क्या आंसर था, प्रोटीन, क्वैशियोक्योर और मरामस दोनों रोग किसके कारण होते हैं। जॉनसन ने शब्द दिया जैसे जॉनसन, जैसे जीन, ठीक है ना, जीन। और ये अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, क्या है, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जेनेटिक्स की, वो है जीन, ठीक है ना। जीन किस में पाए जाते हैं, डीएनए में। डीएनए किसका भाग है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका भाग है, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस किसका भाग है, सेल का। यानी सेल के अंदर सबसे छोटा पदार्थ है ना, जो अनुवांशिक भाग कहलाता है, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों को लेके जाता होता है जीन, ठीक है ना, जीन। तो जॉनसन ने क्या किया था, जीन, और वाटसन ने इसकी खोज की थी, याद रख लेना। जीन जो है ना, 1909 में जॉनसन ने इसका नाम दिया था और वाटसन ने इसकी खोज की थी। तो खोज पूछे तो वाटसन, और नाम दिया जीन का जॉनसन ने, ठीक है। वायरस इवानोस्की, ठीक है, RBC। और क्रोमोसोम
ठीक है। आरबीसी, चलो छोड़ो इसको। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, याद रखना। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, ठीक है। बाकी आपने डीएनए वाला पढ़ा है तो अच्छे से पता होगा आपको। तो जीन किसकी इकाई है? आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 46। अगर जोड़े पूछे तो 23 पेयर पाए जाते हैं, जोड़े 23 पाए जाते हैं, और संख्या पूछे तो 46 पाए जाते हैं, जिन्हें ऑटोसोम और एलोसोम कहा जाता है, ठीक है ना। 22 जोड़े क्या हैं और एक जोड़ा क्या है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताना मुझे। एलोसोम को कितने जोड़े होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं? जॉनसन ने शब्द दिया था जी। किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? ठीक है ना। वृद्ध के मानव में गलत है भाई, घोड़े में गलत है भाई, वयस्क मानव में गलत है, शिशु मानव में। शिशु का मतलब है बेबी, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना बेबी, वो बेबी जिसके अंदर क्या पाई जाती है? भूरी यानी ब्राउन फैट पाया जाता है। क्लियर है बात? शिशु में ब्राउन फैट पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर ब्राउन फैट नहीं होता। कितनी अवधि तक भ्रूण में 3 जननीय स्तरों का निर्माण होता है? यानी कितनी अवधि तक जननीय स्तरों का, जननीय स्तर का मतलब यहाँ पे क्या है देखो, 3, ठीक है, ऑर्गेनिज्म स्टेट, ठीक है ना। तो वो कब होती है? देखो पहली जो होती है ना उसमें सेल बनता है, दूसरी में टिश्यू बनते हैं, और तीसरी में क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। चौथी स्टेज के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनता है। यानी पहले के अंदर कोशिका स्टेज के अंदर, दूसरी के अंदर कोशिका के बाद क्या बनता है? उत्तक बनते हैं। तीसरी स्टेज है ना उसके अंदर क्या बनते हैं? तीसरी स्टेज में उत्तक के बाद अंग बनेंगे, और चौथी स्टेज में क्या बनेंगे? अंग तंत्र बनेगा, जैसे पाचन तंत्र, ये तंत्र बनेंगे। तो उस आपको यहाँ से याद क्या करना है? देखो इसने तीसरी जननिक सत्र पूछा है, यानी वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है? 35 दिनों के अंदर, यानी 1 महीने के लगभग, यानी 5 सप्ताह के अंदर अंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अंग बनने, जैसे हार्ट बन गया तो अंग बनने स्टार्ट होते हैं 5वें सप्ताह तक। तो तीसरी जननिक स्तर जो है वो कब स्टार्ट होता है? 5 सप्ताह तक निर्माण हो जाता है। क्लियर हुई बात? मानव के सूत्र में पाई जाने वाली यूरिया, ये मूत्र है भाई, सूत्र, ठीक है। यूरिन जो है मूत्र, तो मूत्र में पाए जाने वाली यूरिया के पदार्थ विखंडन होता है। ये गलत है, याद कर लेना। यूरिक एसिड से नहीं होता, यहाँ पे आप लिख लेना अमीनो एसिड। प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया बनता है, ठीक है। अमीनो एसिड से अमोनिया, और अमोनिया से क्या बनाई जाती है? यूरिया बनाई जाती है लीवर के द्वारा, ठीक है। क्या बनाई जाती है? यूरिया साइकिल कहाँ होता है? तो आप कहोगे जी लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। अमोनिया का निर्माण किसके विखंडन से होता है? अमीनो एसिड के। तो अमोनिया लिख लेना यहाँ पे, या अमोनिया होगा या अमीनो एसिड होगा, ठीक है। पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है। तो पेपिलरी पेशियाँ मैं बता देता हूँ आपको। एक आपके शरीर में हार्ट होता है, हार्ट में वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाला एट्रियम होता है। यानी ऊपर जो 2 आलिंद होते हैं और नीचे 2 नीले होते हैं। नीले के अंदर एक पेशियाँ पाई जाती है, यानी धागेनों में संरचना सी होती है उसके अंदर, तो उस पेशियों को बोलते हैं पेपिलरीज पेशियाँ, ठीक है। तो पेपिलरीज पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। मैमाल्स के हार्ट के अंदर पाई जाने वाली पेशियाँ हैं पेपिलरीज पेशियाँ, ठीक है। 14 नंबर नस्ल में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि आपको पता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि। पैंक्रियाज सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित पूछ ले तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ ले थायराइड यानी आउटू, और पिट्यूटरी यानी सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ले तो आप कहोगे पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? तो सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। तो यहाँ का आंसर क्या है? पिट्यूटरी।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, एक टाइलिन पाया जाता है, एक डाइस्टेज पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च जो होता है, इसे सलीवा एमाइलेज भी कहते हैं, सलीवरी एमाइलेज भी, यानी जो लार को सलीवा बोलते हैं। तो उसके अंदर एंजाइम क्या कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन करता क्या है जनाब? टाइलिन करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर स्टार्च में बदलता है। ठीक है ना। तो टाइलिन का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम लार में होता है, इसलिए आपको भोजन चबा के खाना चाहिए। ठीक है ना। पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ना। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड अब अमाशय में पाया जाता है, स्टमच अमाशय में। रेनिन भी ये दूध का पाचन करता है, ये भी अमाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन है ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। क्लियर है। पसीने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पसीने के सभी कार्य हैं, पसीने के हैं, देख लो। हानिकारक लवणों का शरीर में निष्कासन है, करता है। ठीक है, शरीर से ताप का नियंत्रण करता है, शरीर में अनावश्यक जल का निष्कासन भी करता है, हाँ, पसीने के द्वारा। हानिकारक कीटाणुओं को, क्योंकि लाइसोजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है? हानिकारक जो पैथोजन है वो, ठीक है, उनको नष्ट करने का काम करता है। लेकिन महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य इसका है शरीर के ताप का नियंत्रण। ठीक है ना, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है ये। क्लियर है। पसीने का मुख्य साइनोकोबाल अमीन किसका नाम है? तो विटामिन बी का है। और विटामिन बी12, विटामिन बी12 के अंदर क्या पाया जाता है? तो आप याद कर लेना, विटामिन बी12 के अंदर कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। ठीक है ना। तो विटामिन बी कोबाल्ट धातु, और इसकी कमी से क्या हो सकता है? तो इसकी कमी से हो सकता है आपके अंदर एनीमिया। ठीक है ना, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी रक्त की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन बी12 क्या करता है? आरबीसी की कमी करता है। अगर कम हो जाए तो आरबीसी के निर्माण में सहायक है विटामिन बी12। इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है ना। विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन है। और बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्लियर है। कोलिसिस्टोकाइनिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से नहीं होता, मलाशय से नहीं होता, शुद्रांतर से नहीं होता, ग्रहणी, जिसे पक्वाशय भी कहा जाता है, ग्रहणी, या जिसका नाम क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट है ये। क्या नाम है? ड्यूडेनम पार्ट है। और इससे स्त्रावित होता है, क्या होता है? ठीक है, इससे स्त्रावित होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो याद रखना, ग्रहणी यानी छोटी आंत के पक्वाशय या ग्रहणी या ड्यूडेनम। शुद्रांतर का मतलब है छोटी आंत। ठीक है ना, शुद्रांतर। अग्नाशय, मलाशय, रेक्टम, अग्नाशय पैंक्रियाज को बोलते हैं। थाइमिन किसका है? बी1 का। ठीक है। वैसे इस दोनों ऑप्शन है, जैसे बी अगर सीधा विटामिन बी होता ना तो वो भी सही था, या बी1 नहीं दिया होता तो ये आंसर भी सही हो सकता था। लेकिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? थाइमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी1 का। सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका पीछे बता दिया था, आपको याद हो तो ये देखो क्वेश्चन था, साइनोकोबाल अमीन। और 20वां क्वेश्चन है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है जल में, शरीर में जल का नियंत्रण करना। वो किसके द्वारा होता है? ठीक है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? किडनी। ठीक है ना, यानी शरीर में जल का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा जल को बाहर निकालना किसका काम है? वृक्क का ही तो काम है। तो ये कौन करता है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं इसको, अर्थात शरीर में जल का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो किडनी, वृक्क या गुर्दे। ठीक है ना, ये करता है। तिल्ली, स्प्लीन को बोला जाता है। यकृत, लीवर को। अग्नाशय, पैंक्रियास। तो ये नहीं करते, किडनी करता है। ठीक है ना। तो बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।